हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखने वाले हैं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले चित्र के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, चार प्रतिरोध लेते हैं। क्रमशः कौन कौन से प्रतिरोध हैं? पी, क्यू, आर, एस। ये आपने क्या किया है, चार प्रतिरोध लिया है और चारों प्रतिरोधों को आपको क्या है, एक चतुर्भुज के क्रम में उसे जोड़ना है। चारों प्रतिरोधों को आपको एक चतुर्भुज के क्रम में उसे जोड़ना है। जैसे कि ये आपका P हो सकता है, ये Q हो सकता है, ये R और ये S। तो इस प्रकार से चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के क्रम में हमने क्या किया है, इसे जोड़ा है। और यहाँ पे क्या है कि ये पहला वाला जो इसका विकर्ण है आप देख सकते हैं। तो ये पहला वाला जो विकर्ण है A और C, इसके बीच में हमने क्या किया है, ये सेल और कुंजी K1 को जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा वाला विकर्ण है आप देखेंगे, ये B और ये हो जाएगा D। तो दूसरा वाला जो इसका विकर्ण है उसके बीच में हमने एक धारा मापी G और यहाँ पे दूसरी कुंजी K2 को जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही क्या होता है कि कुंजी K1 और K2 को साथ में दबाया जाता है। जैसे ही कुंजी K1 और K2 को जब दबाते हैं तो क्या होता है, इस परिपथ की विभिन्न भागों में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे लगा हुआ जो धारा मापी G होता है, ये भी क्या होता है, डिफ्लेक्टेड होता है, यानी कि ये विक्षेपित होता है। जब ये विक्षेपित हो रहा है तो आपको क्या करना है, इन चारों प्रतिरोधों को इस तरह से व्यवस्थित करना है, इस तरह से इसे अरेंज करना है कि इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। यानी कि जब इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा तो इसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं। जैसे ही क्या करते हैं, आप कुंजी K1 और K2 को यहाँ पे दबाते हैं, इस परिपथ की विभिन्न भागों में इस सेल के द्वारा क्या है, धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ये जो लगा हुआ धारा मापी है ये क्या होता है, विक्षेपित होने लगता है, डिफ्लेक्टेड होता है। तो आप क्या करते हैं कि जो चार प्रतिरोध लिए हैं P, Q, R, S, इन चारों को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, मतलब उसमें बहने वाली धारा क्या हो, शून्य हो। तो आप इसे क्या कहेंगे, संतुलन की स्थिति में कहेंगे। और संतुलन की स्थिति में ही क्या है कि इसका जो प्रिंसिपल है हमें प्राप्त होता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, देख लीजिए। संतुलन की स्थिति में कि किन्हीं भी दो प्रतिरोधों, ये है पहला और ये दूसरा है, किन्हीं भी दो प्रतिरोधों यानी संलग्न भुजाओं के रूप में यहाँ पे जोड़ा गया है। तो किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है, तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए P और ये अपॉन Q। तो इस तरीके से देखिएगा, सेतु के संतुलन यानी ब्रिज के संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो शेष कौन कौन से हैं, R और S। तो इन भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यही क्या है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये बिंदु जो B है और ये बिंदु जो है आपका D, हम इसे क्या मानेंगे, संधि मानेंगे। और संधि पर क्या है, किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए इसे प्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिंदु B पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में आपको बता देते हैं। संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होती हैं उसे हम क्या करते हैं, प्लस में लेते हैं। जैसे ये आपका संधि हो गया तो इसकी तरफ जो धाराएं आ रही है उसे हम क्या करते हैं, प्लस में लेते हैं। और संधि से यदि धाराएं दूर जाती है तो उसे हम क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आपके पास संधि जो है वो B है और उसकी तरफ कौन सी धारा आ रही है यहाँ पे देख लेते हैं, क्रमशः I1। तो बिंदु B पर कौन सी धारा हमें प्राप्त हो रही है, बिंदु B पर देखिए आप देखेंगे ये हो जाएगा I1 उसकी तरफ आ रही है और I2 जो है उससे दूर जा रही है, ये I2। और आप देखेंगे यहाँ से एक और धारा जा रही है क्रमशः धारा मापी G में से होते हुए। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, प्लस ये दूर जा रही है, सॉरी
ये दूर जा रही है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये भी दूर जा रही है तो ये भी माइनस में, और ये क्या हो जाएगी IG इक्वल टू हो जाएगा 0। हम यहाँ पे ये बता देते हैं, जैसे कुंजी K1 और K2 को दबाते हैं तो इस सेल के माध्यम से जो धारा I होती है जैसे ही यहाँ पे पहुँचती है वो डिवाइड हो जाती है क्रमशः ऊपर की ओर I1 के रूप में, और फिर ये जैसे यहाँ पे पहुँचती है एक बार फिर से प्रतिरोध बदलने से क्या है I2 के रूप में, और यहाँ से क्या है IG के रूप में, और आप देखेंगे जब यहाँ से डिवाइड होगा तो ये I3, और जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो I4। कहने का मतलब यह है कि धारा जो होती है प्रतिरोधों के अनुपात में क्रमशः बढ़ जाती है। इस वाले प्रतिरोध में I1, इस वाले प्रतिरोध में I2, इस वाले प्रतिरोध में I3, और इस वाले प्रतिरोध में आप देखेंगे यहाँ पे I4 है। और धारा मापी जो लगाया गया है उसमें बहने वाली धारा कौन सी है? IG है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा देख रहे हैं, बिंदु B पर देख रहे हैं। तो बिंदु B पर जब आप देखेंगे तो ये I1 धारा उसी की तरफ आ रही है, ये प्लस में ली जाएगी। I2 धारा जो है उससे दूर जा रही है, ये माइनस में ली जाएगी। और इसी तरीके से देखेंगे IG जो धारा है वो भी नीचे की तरफ उससे दूर जा रही है, ये भी माइनस में ली जाएगी। हम माइनस वाले का पक्षांतर कर देंगे तो I1 इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा I2। यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि IG इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि संतुलन की स्थिति में मैंने बताया है कि इस धारा मापी G में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब IG इक्वल टू क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ D पर क्या प्राप्त होता है, बिंदु D पर। बिंदु D पर देख लीजिए, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये वाली जो I3 है वो उसकी तरफ आ रही है, मतलब ये हो जाएगा I3, और आप देखेंगे ये IG जो है वो भी ऊपर से आ रही है तो ये भी प्लस में होगी क्योंकि आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे I4 इससे क्या है दूर जा रही है तो ये हो जाएगा माइनस I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्रथम नियम क्या बोलता है कि संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, या संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा I4 का हमने पक्षांतर कर दिया है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। यहाँ एक बार फिर से हमें प्राप्त हो जाएगा IG इक्वल टू 0। इस IG की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी जैसे कि यहाँ पे हुई है। क्यों? क्योंकि संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उसकी वैल्यू कितनी लेंगे 0 लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बंद परिपथ है, टोटल क्लोज सर्किट हम यहाँ पे शो करेंगे। देखिए क्या है क्लोज सर्किट ABDA, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्लोज सर्किट। देख लेते हैं बंद परिपथ। बंद परिपथ में हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है A से B से D और D से वापस A में। हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या कौन सा नियम लगाने वाले हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ यहाँ पे हम यूज करेंगे। सेकंड लॉ में होता क्या है देखिए कि ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध और इसी के साथ जो संलग्न ये हो गया आपका धारा, और इसी धारा के साथ क्या है जो इसमें संलग्न प्रतिरोध है उन दोनों का आपको क्या लेना है गुणनफल। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, धारा और प्रतिरोध का क्या लेना है गुणनफल। ये आपका सेकंड लॉ है। आगे हम देखते हैं, देख लीजिए पहले इसमें बहने वाली जो धारा है सबसे पहले हम देखते हैं A से B की ओर चलेंगे। तो A से B की ओर चलने पर आप देखेंगे इसमें बहने वाली जो धारा है वो I1 है, और इसका जो संगत प्रतिरोध है वो कितना है आप देखेंगे P। आगे बढ़ते हैं B के बाद कहाँ पे जाएंगे देखिए D पर जब आगे बढ़ते हैं तो B से D नीचे की ओर आएंगे तो इसमें क्या है बहने वाली धारा IG और साथ में इसका प्रतिरोध कितना है कैपिटल G। आप देखेंगे जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं उसी दिशा में धारा भी है। हम B से D की ओर जा रहे हैं और उसी दिशा में धारा भी है, इसलिए ये प्लस में लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं D से A की ओर जाएंगे तो D से जब वापस A की ओर जाएंगे तो इसमें बहने वाली धारा कितनी प्राप्त हो रही है I3, और इसका प्रतिरोध कितना है R। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम जा किस दिशा में रहे हैं D से A की दिशा में, जबकि धारा की दिशा जो है वो विपरीत है, इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। और इनका बीजगणितीय योग क्या होता है 0 होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस वाले का पक्षांतर कर देंगे तो ये मिलेगा I1P इक्वल टू हो जाएगा I3 और हम इसे इक्वेशन बना देंगे सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा
आई जी इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपके पास बचेगा I1P इक्वल टू हो जाएगा I3R, इसका पक्षांतरण होने के बाद। आगे हम बढ़ते हैं, एक और क्लोज सर्किट बगल में देख लेते हैं, BCD और ये हो जाएगा A। तो ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा द्वितीय बंद जाल। एक बार फिर से बंद परिपथ, बंद परिपथ क्या है इस बार देख लेते हैं, BCD और वापस क्या है B में। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम जाएंगे B से C की ओर चलते हैं। देखिए B से C की ओर चलने पर इसमें बहने वाली जो धारा है वो कौन सी है, I2, और उसके संगत प्रतिरोध को देख लेते हैं, ये हो जाएगा Q। आगे बढ़ते हैं हम C से D की ओर चलते हैं। तो देखिएगा C से D की ओर जाने पर इसमें बहने वाली धारा I4 और उसका संगत प्रतिरोध S है, I4S। आप जा रहे हैं C से D की ओर, हम चल रहे हैं C से D की ओर, और धारा का जो डायरेक्शन है आप देखेंगे, करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में। आगे हम बढ़ते हैं D से B की ओर चलते हैं। तो जब D से B की ओर जाएंगे तो इसमें बहने वाली धारा हमें मिलेगी IG और उसका प्रतिरोध मिलेगा G। आप देखेंगे D से B की ओर जा रहे हैं और धारा की जो दिशा है, करंट का जो डायरेक्शन है आप देखेंगे अपोजिट है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। और इन सभी का बीज गढ़ती योग कितना हो जाएगा, 0। माइनस वाले का पक्षांतर करने के बाद आपको मिलेगा I2Q इक्वल टू I4S। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। यहाँ पर भी हो जाएगा, चूंकि IG इक्वल टू क्या हो गया है, 0, और इस वजह से क्या है, IG का मान क्या हो गया है, 0 लिया गया है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो सेकेंड आपका थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, I1P अपॉन क्या हो जाएगा, I2Q इक्वल टू, आप देखेंगे राइट में I3R अपॉन हो जाएगा I4S। आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया है, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किया है, राइट को राइट से डिवाइड किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, कट जाएगी और आपकी बचेगी क्या, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। किस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे देख चुके हैं क्या, I1 इक्वल टू है किसके, I2 के। आप देख सकते हैं ये I1 I2 के इक्वल है, और साथ में दूसरा वाला क्या है, आप देखेंगे I3 जो है I4 के इक्वल है। आप देख सकते हैं I3 जो है I4 के इक्वल है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो I1 जब I2 के इक्वल होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी तरीके से जब I3 I4 के इक्वल होगा तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या बचेगा, आप देख सकते हैं P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। और यही क्या हमें सिद्ध करना था, यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत या सूत्र है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, हमने सिद्धांत में क्या आपको बताया है। सिद्धांत में बताना है कि सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का ये जो अनुपात है, शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है।